हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड की मिट्टी को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि झारखंड की मिट्टी से आपको झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, हम एक ही वीडियो में पूरे झारखंड का जो मिट्टी है उस सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, कक्षपाल हो गया, वनरक्षी हो गया, तो इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है ये टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों, झारखंड की मिट्टी की सामान्य विशेषताएं। देखिए दोस्तों, झारखंड की अधिकांश मिट्टी कृषि के लिए कम उपजाऊ है। झारखंड का जो ज़्यादातर मिट्टी है उसमें कृषि नहीं हो पाता है। और दोस्तों, झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि झारखंड में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं, तो आपको क्या आंसर करना है। झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, यहाँ अवशिष्ट मिट्टियां सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वाहिद मिट्टी कम पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी शामिल है। ये वाहिद मिट्टी क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले होता है अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण वहीं होता है जहाँ यह पाई जाती है। यह मिट्टी स्थानीय चट्टानों के अपक्षय से बनती है। झारखंड में सबसे अधिक अवशिष्ट मिट्टियां ही मिलती है। उसके बाद हम लोग वाहिद मिट्टी को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको अच्छा से समझेंगे। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण किसी और स्थान पर होता है और नदी, हवा या हिमानी द्वारा दूसरी जगह लाकर जमा कर दिया जाता है। ठीक है, झारखंड में वाहिद मिट्टी में केवल जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है। देखिए दोस्तों, जो अवशिष्ट मिट्टी है वो मिट्टी वहीं बनती है जहाँ पर ये पाई जाती है। और जो वाहिद मिट्टी है वो मान लीजिए कि यहाँ पर बना है, उसके बाद यहाँ से एक नदी पार हुआ। ठीक है, तो ये नदी इसको बहा करके यहाँ पे ले आया, इसको बोलते हैं वाहिद मिट्टी। या फिर हवा के जरिए या हिमानी के जरिए ये यहाँ से बहते हुए दूसरे जगह पे जा करके जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं वाहिद मिट्टी। ठीक है, और जो जहाँ पे बनता है वहीं पे रहता है, इसको बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। तो आपको वाहिद मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी समझ में आ गया। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पूछेगा कि झारखंड में किस तरह की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है अवशिष्ट मिट्टी। किस तरह की मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो 6 प्रकार की मिट्टी है वो है लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और वन मिट्टी, पीली मिट्टी। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद इनमें से 3 वो ऑप्शन आपको देगा और उसके बाद एक अलग ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा झारखंड की मिट्टी नहीं है, ये आपको चुनना है। तो इसीलिए ये 6 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक देखिए। इसमें आपको बोलना है, जो ट्रिक है वो है काले लाल, काले लाल, बुलाई, बुलाई, वन चलो, वन चलो। ठीक है, चलो इस तरह से काले लाल बुलाई वन चलो। देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक देखिए। काले, ये काले से हो गया काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद लाल, लाल से हो गया लाल दोमट मिट्टी। उसके बाद बुलाई, बुलाई से हो गया बलुई मिट्टी। उसके बाद वन, वन से हो गया वन मिट्टी या फिर पीली मिट्टी, इसको आप पीली मिट्टी बोल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद चलो, तो आपका चलो से हो गया जलोढ़ मिट्टी। चलो जलोढ़ एक ही जैसा। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, काले लाल बुलाई वन चलो। तो ये झारखंड की 6 मिट्टियाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका याद हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं झारखंड की 6 मिट्टी का। ठीक है, कि ये 6 मिट्टी किस तरह से है, कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पे कम पाई जाती है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, झारखंड की एकमात्र वाहिद मिट्टी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है अवशिष्ट मिट्टी, अवाहित। ठीक है, जो एक ही जगह पे बनती है और वहीं पे वो रहती है। और दोस्तों, झारखंड में एक ही तरह की मिट्टी पाई जाती है, वो है जलोढ़ मिट्टी, और वो वाहिद मिट्टी होती है। किस तरह की मिट्टी होती है, वाहिद मिट्टी। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी किस तरह की मिट्टी है, तो आप क्या आंसर कीजिएगा, वाहिद मिट्टी। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो दूसरे जगह पे बनती है और वहां से बहते हुए दूसरे जगह पे आकर के जमा हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपको समझ में आ गया, जलोढ़ मिट्टी क्या है, वाहिद मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली एकमात्र वाहिद मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। ठीक है, यानी कि जो नदी है वो इसको बहा करके लाता है, किसको, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, और उसी के जमाव से ये जलोढ़ मिट्टी तैयार होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए दोस्तों, यह झारखंड की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है
वो झारखंड की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी क्या है, तो क्या आंसर होगा उसका, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, धान और गेहूं की खेती इसमें सबसे अधिक की जाती है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जलोढ़ मिट्टी में किस तरह की खेती की जाती है, तो धान और गेहूं की खेती की जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है झारखंड की। ठीक है, और इसमें धान और गेहूं की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, धान और गेहूं की। और इस मिट्टी में क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, चूना होता है और पोटास होता है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, चूना और पोटास। ठीक है, और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जीवांश की कमी होती है, यानी कि ह्यूमस की कमी होती है। और किस चीज़ की अधिकता होती है, चूना और पोटास की अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है, ह्यूमस की, यानी कि जीवांश की। ठीक है दोस्तों, और यह धान और गेहूं के लिए उपजाऊ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी झारखंड की क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। तो जलोढ़ मिट्टी एक होता है खादर और एक होता है बांगर। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए, पहले खादर को समझिए। हर साल बाढ़ से बनती है। जो खादर है वो हर साल बाढ़ से बनती है, यानी कि हर साल बाढ़ से इस मिट्टी का निर्माण होता है। मान लीजिए इधर बाढ़ आया, ठीक है ना, तो ये साइड साइड में इसको जमा करते गया, इधर भी जमा करते गया, तो इस तरह से खादर का निर्माण होता है। ठीक है ना, और ये जो खादर है, यानी कि ये जलोढ़ का एक भाग है, और ये अधिक उपजाऊ है। ये कहाँ कहाँ पाया, देखिए पूर्वी पाकुड़ में। कहाँ पाया जाता है, पूर्वी पाकुड़ और पूर्वी साहेबगंज। जो जलोढ़ मिट्टी है उसका कितना प्रकार है, दो प्रकार। क्या क्या है, खादर और बांगर। और जो खादर है वो अधिक उपजाऊ है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, पूर्वी पाकुड़ और साहेबगंज। पूर्वी पाकुड़ और साहेबगंज। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बांगर। तो दोस्तों जो बांगर है इसको भांगर भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। बाढ़ क्षेत्र के ऊंचे भागों में पाई जाती है। खादर की तुलना में ये कम उपजाऊ है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तरी साहेबगंज और पश्चिमी साहेबगंज। देखिए दोस्तों, पूर्वी साहेबगंज में क्या पाया जाता है, खादर, और पश्चिमी साहेबगंज में बांगर। ठीक है, इसका कारण यह है दोस्तों कि जो पश्चिमी साहिबगंज है वो थोड़ा ऊंचा जगह में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पहले का बहा हुआ जो जलोढ़ मिट्टी है, मतलब पहले इस मिट्टी को बाढ़ से बहा करके लाया गया और यहाँ पे जमा किया गया। ठीक है, ये पुराना है। और जो खादर है वो बदलते रहता है, मतलब कि बाढ़ आता है या फिर नदी वगैरह से बार बार चेंज होते रहता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये निचला जगह है। जो पूर्वी साहिबगंज है वो नीचे है, और जो पश्चिमी साहिबगंज है वो ऊपर में है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, पूर्वी पाकुड़, उसके बाद पूर्वी साहेबगंज, उत्तरी साहेबगंज और पश्चिमी साहेबगंज। ठीक है, इन सब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार है, और जो खादर है वो पूर्वी पाकुड़ और पूर्वी साहेबगंज में पाई जाती है, और जो बांगर है वो उत्तरी साहेबगंज और पश्चिमी साहेबगंज में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इस मिट्टी के बारे में, इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, और आपको बोलना है आंसर। आपको पहले बताना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस तरह की मिट्टी है, वाहिद मिट्टी है या फिर अवशिष्ट मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में किस तरह की खेती की जाती है, जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, पोटास और चूना पाया जाता है। और किस चीज़ की कमी होती है, तो जीवाश्म की कमी होती है, ह्यूमस की। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या, खादर और बांगर। खादर कहाँ पाया जाता है, पूर्वी पाकुड़ और पूर्वी साहेबगंज। बांगर कहाँ पाया जाता है, उत्तरी साहेबगंज और पश्चिमी साहेबगंज। ठीक है, याद रहेगा आपको। और खादर और बांगर में से सबसे अधिक उपजाऊ कौन है, तो वो है आपका खादर। ठीक है, और खादर हर साल बाढ़ से बनती है, और बांगर जो है वो पहले से ही जमा रहता है। समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे आपका लाल मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी अगर आपसे पूछे तो वो होगा लाल मिट्टी। क्या होगा, लाल मिट्टी। ठीक है, झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब झारखंड का जो है 90% क्षेत्र किससे भरा हुआ है, लाल मिट्टी से। ठीक है, यह राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, या फिर झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो है आपका लाल मिट्टी। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, इसका निर्माण कैसे होता है। यह मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपक्षय से बनी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यह मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीस ये दो तरह की चट्टानें होती है। ठीक है, इन चट्टानों के टूटने से, यानी कि अपक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये दोनों चट्टानें आर्कियन युग से संबंधित है। ये आर्कियन युग क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी जो है वो पहले गर्म थी, पूरा बहुत गर्म थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा होने लगी। तो जब ये ठंडा हो रही थी उस वक्त की मिट्टी है ये। ठीक है, ये जो लाल मिट्टी है
और इसी युग को बोलते हैं आर्कियन युग। ठीक है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लाल मिट्टी पर आधारित है। तो दोस्तों झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है। ठीक है, और लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों के अपक्षय से। और अगर आपसे पूछे कि आर्कियन युग की मिट्टी कौन सी है, तो वो है लाल मिट्टी। और ये छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? लाल मिट्टी से हुआ है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। और इसमें लाल रंग का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इसकी अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड के कारण। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ, देखिए दोस्तों, इस मिट्टी में जीवाश्म की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी कारण से यह कम उपजाऊ है। जो लाल मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, और ये झारखंड के 90% क्षेत्र में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड जो है वो कृषि तौर पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है इसमें। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए, लाल मिट्टी जो है वो झारखंड के 90% क्षेत्र में है, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। और झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट और नीस के अपक्षय से हुआ है। इसके अपक्षय से, ग्रेनाइट और नीस के। ठीक है, और झारखंड की जो लाल मिट्टी है वो आर्कियन युग की मिट्टी है। आर्कियन युग को मैंने समझा दिया आपको। छोटा नागपुर का पठार का निर्माण मुख्यतः लाल मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है? लाल मिट्टी से। लाल रंग का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण। यानी कि लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड ज़्यादा है, इसीलिए उसका रंग लाल है। और यह कम उपजाऊ क्यों है? क्योंकि इसमें जीवाश्म की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए यह कम उपजाऊ है। समझ में आ गया आपको? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। काली मिट्टी। देखिए दोस्तों, काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बोसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। और लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ था? तो वो है ग्रेनाइट और नीस किस्म की चट्टानों के अपक्षय से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, और काली मिट्टी का बोसाल्ट, याद रखिएगा दोनों चीज। सॉरी दोस्तों, बेसाल्ट है। ठीक है, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो ज्वालामुखीय चट्टान होती है, इसलिए यह मिट्टी रेगूर मिट्टी भी कहलाती है। जो काली मिट्टी है इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में काली मिट्टी ना दिया हो और रेगूर मिट्टी दे दिया हो, इसलिए दोनों चीज आपको याद रखिएगा। और काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो बेसाल्ट चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी चट्टाने होती है। यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है, मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ से ज्वालामुखी फटा, ठीक है, तो ये जो लावा बह रहा है, तो दोस्तों ये बहते बहते ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद एक चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टान, और इसीलिए यह रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में वितरण। झारखंड में काली मिट्टी मुख्य रूप से दो जगह में पाई जाती है, एक राजमहल पहाड़ी में और एक पाट क्षेत्र के कुछ भाग में। राजमहल तो आपको समझ में आ गया, राजमहल पहाड़िया। और ये पाट क्षेत्र क्या है? देखिए दोस्तों, झारखंड में जो ऊंचा स्थल है, छोटा नागपुर का कुछ पठार हो गया, ये सब ऊंचे जगह में जो जो चीज़ है उसको बोलेंगे हम लोग पाट क्षेत्र। ठीक है, ये लगभग 900 से 1000 मीटर ऊंचा है। ये क्षेत्र है पाट क्षेत्र, वो 900 से 1000 मीटर ऊंचा में है। ठीक है, और जो काली मिट्टी है वो ज्वालामुखी के ठंडे होने के कारण बने चट्टानों से बनती है, और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और ये राजमहल पहाड़ी और पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी पाट क्षेत्र मतलब ऊंचे जगहों में। ठीक है, और काला रंग का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, जीवांश यानी कि ह्यूमस और टेटिनीफेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? जीवाश्म और टेटिनीफेरस की। और जीवांश की मात्रा कम किस में पाई गई? जलोढ़ मिट्टी में और लाल मिट्टी में। ठीक है, और काली मिट्टी में इसकी अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, ह्यूमस और टेटिनीफेरस की अधिकता के कारण। ठीक है, यह मिट्टी अत्यंत बारीक और चिकनी कणों से बनी होती है। पानी पड़ने पर यह बहुत चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरारें पड़ने लगती है। ये जो सूखने पर दरारें पड़ने लगती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि काली मिट्टी में किस तरह की विशेषता पाई जाती है? वहां पे ऑप्शन में था ये दरारें। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज आपका दिमाग में रखना जरूरी है कि काली मिट्टी जो है वो बारीक और चिकनी कणों से बनी होती है, और जब जल पड़ता है उसमें तो वो बहुत चिपचिपी हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही सूखता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कृषि के लिए देखिए दोस्तों, इसमें धान और चना की खेती की जा सकती है काली मिट्टी में। ठीक है, धान और चना की कृषि की जा सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिट्टी नंबर 4, लेटराइट मिट्टी। इससे पहले हम काली मिट्टी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के चट्टानों से, ठीक है। और काली मिट्टी का और एक नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और ये बेसाल्ट किस्म की चट्टानों से बनी होती है। और ये किन जगहों में पाई जाती है? राजमहल पहाड़ियों और पहाड़ क्षेत्रों में। पहाड़ क्षेत्र मतलब ऊंचे क्षेत्रों में, ठीक है। और इसके काले रंग का कारण क्या है? इसमें जीवांश और टेटनीफेरस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। और इसमें चना और धान की खेती की जा सकती है। और ये जल पड़ने पर ये चिपचिपा हो जाता है, और जैसे सूखता है इसमें दरारें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी, इसका रंग का कारण क्या है? लेटराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। इसका कारण आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा लाल होता है। और इसका गहरे लाल का कारण क्या है? ये इसका रंग जो गहरा लाल हो जाता है उसका कारण क्या है? इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसका निर्माण कैसा होता है? देखिए दोस्त, ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें अधिकता क्या है, कमी क्या है, ये भी याद रखना जरूरी है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, यह मिट्टी मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है, जहां अत्यधिक आर्द्रता और शुष्कता लगातार बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को लटराइजेशन कहा जाता है। यह कहाँ पाई जाती है? मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों पर, यानी कि जहां पर ज़्यादातर बारिश का मौसम रहता है और वहां पर नमी बनी होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। अब आगे देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है? चूना, फास्फोरस और पोटास। और अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इस मिट्टी में कंकड़ की भी अधिकता होती है, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है उसमें कंकड़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में ये सब चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, खाली समझना है। जो याद रखने का रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। उपजाऊपन, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी। कृषि के लिए यह लगभग अनुपयुक्त मानी जाती है, यानी इसमें कृषि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर भी कुछ स्थानों पर मोटे अनाज और थोड़ी मात्रा में धान उगाया जाता है। कैसे उगाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी है तो इसको बहुत अच्छा से तैयार किया जाता है, यानी कि इसको जब हल से, जो ट्रैक्टर से जब जोता जाता है तो इसको बहुत अच्छा से उपजाऊ किया जाता है, और ऊपर के इसके कंकर को पहले साफ किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसमें मोटे अनाज और थोड़ी मात्रा में धान उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद झारखंड में वितरण, रांची के पश्चिमी भाग, पलामू के दक्षिणी भाग, पूर्वी राजमहल क्षेत्र और धालभूम पहाड़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये आप याद कर लीजिए। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रांची के पश्चिमी भाग, पलामू के दक्षिणी भाग, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, धालभूम पहाड़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, अवरक मिट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है? चमकीली मिट्टी, ठीक है। इसे चमकीली मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें अवरक में चमकीले कण पाए जाते हैं। आपने अवरक तो देखा ही होगा, तो दोस्तों वो चमकीला होता है, इसीलिए इसको चमकीली मिट्टी भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, रंग का परिवर्तन, सूखने पर ये हल्का गुलाबी जैसा हो जाता है, और जब इसमें नमी होता है तो ये हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। यह अवरक मिट्टी का रंग का परिवर्तन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए दोस्तों, झारखंड में वितरण। झारखंड में अवरक मिट्टी जो है वो इन जगहों में पाई जाती है: कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह। सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि झारखंड के किन क्षेत्रों में अवरक मिट्टी पाई जाती है, तो कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह। और दोस्तों, अवरक उद्योग का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? कोडरमा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवरक पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, यह मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन क्षेत्र में सिंचाई की कमी के कारण कृषि का पूरा विकास नहीं हो पाया है। यह मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन इसको लगातार सिंचाई करके तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें खेती की जा सकती है, और लगातार इसमें सिंचाई करते रहना पड़ेगा। यह नहीं होने के कारण यह मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाया है, ठीक है। अब देखिए, इस मिट्टी में ये दो अनाज उगाया जाता है, क्या क्या? कोदो और कुल्थी, ठीक है ना। आपको अगर ये कोदो और कुल्थी नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, रेतीली मिट्टी, ये लास्ट है, ठीक है। इसको बलुई मिट्टी या फुसफुस मिट्टी भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, बलुई मिट्टी, ठीक है। रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी याद रखना, और आप इसको फुसफुस मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। इसके रंग का कारण क्या है? देखिए, इसका रंग जो है वो मुख्यतः पीला होता है। कैसा होता है? पीला। जो बलुई मिट्टी है उसका रंग पीला होता है,
वास्तव में लाल प्लस पीले कणों के मिश्रण से बनी होती है। जो बलुई मिट्टी है उसका रंग तो आपको पीला दिखता है, लेकिन वो लाल और पीले के मिश्रण से बनी होती है। ठीक है। निर्माण। रेतीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना कर्म की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो गोंडवाना कर्म के चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? रेतीली मिट्टी का, याद रहेगा। अब देखिए आगे, झारखंड में वितरण। तो दामोदर घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे अधिक बलुई मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद धनबाद जिला और हजारीबाग के पूर्वी भाग। ठीक है। इन क्षेत्रों में बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कृषि। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि झारखंड का जो मिट्टी है वो कृषि के लिए उतना उपजाऊ नहीं है। इसीलिए इसमें हर मिट्टी में आपने पढ़ा है कि यह मिट्टी कम उपजाऊ है। तो उसी तरह से यह बलुई मिट्टी भी कम उपजाऊ है। ठीक है। और इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। जो कम उपजाऊ क्षेत्र रहेगा उसमें मोटे अनाज की खेती हम लोग कर सकते हैं। यह मिट्टी जो है वो पानी को रोक कर नहीं रखता है, इसलिए सिंचाई के बिना खेती कठिन हो सकती है। ठीक है ना। इस मिट्टी में पानी रुका हुआ नहीं रहता है। अब देखिए ये 6 मिट्टी का पूरा रिवीजन। जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा लाया जाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। पूर्वी पाकुड़, पूर्वी साहेबगंज, उत्तरी साहेबगंज, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और यह मिट्टी झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। इसमें धान और गेहूं को उगाया जाता है। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, एक होता है खादर और एक होता है भांगर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद लाल मिट्टी, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपक्षय से, और इसका रंग लाल होता है। झारखंड का 90% क्षेत्र और छोटा नागपुर, पठार वगैरह सब लाल मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड व बॉक्साइट की अधिकता, इसीलिए यह उपजाऊ कम होता है इसमें। ठीक है। मोटे अनाज और कुछ धान वगैरह उगाए जाते हैं। काली मिट्टी जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी जो है उसके फटने के बाद वो जब लावा बहता है तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद बेसाल्ट चट्टानें बनती है और इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी पाट क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या है? ये चिपचिपी होती है, इसमें बारीक कण होते हैं और ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ते हैं। धान और चना के लिए प्रमुख है। उसके बाद लैटराइट मिट्टी, मानसूनी जलवायु के कारण, लैटराइजेशन के कारण ये मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। इसका रंग गहरा लाल होता है। पश्चिमी रांची, दक्षिणी पलामू, पूर्वी राजमहल और धालबूम जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। सबसे कम उपजाऊ है लैटराइट मिट्टी। कंकड़ अधिक इसमें पाई जाती है। आयरन व एल्युमिनियम की भी अधिकता होती है। ठीक है। मोटा अनाज और थोड़ी धान इसमें उगाया जा सकता है। उसके बाद अवरक मूलक मिट्टी, ये जो है अवरक चट्टानों के अपक्षय से बनता है। इसका रंग कैसा होता है? सूखने पर गुलाबी और गीला होने पर पीला। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पाई जाती है? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के क्षेत्रों में। चमकीली मिट्टी उपजाऊ लेकिन सिंचाई की कमी, और इसमें कोदो और कुल्थी उगाया जाता है। ठीक है। बलुई मिट्टी, गोंडवाना चट्टानों का अपक्षय। गोंडवाना चट्टानों के अपक्षय से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। इसका रंग पीला होता है। दामोदर घाटी, धनबाद और पूर्वी हजारीबाग में बलुई मिट्टी पाई जाती है। पानी रोकने की क्षमता कम होती है इसमें, इसीलिए यह कम उपजाऊ है और इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 मिट्टी कंप्लीट। अब कुछ झारखंड की गोंड मिट्टियां हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सिंपल है, इसको आप खाली एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अपर्दित कगारों की मिट्टी, जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं उसमें यह पाया जाता है। ठीक है। विशेषता इसका क्या है? इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, उर्वरता बहुत कम होती है। ये देखिए तेज ढाल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, उर्वरता बहुत कम होती है, पानी जल्दी बह जाता है। बस खाली देख लेना एक बार। ठीक है। धूसर और पीली मिट्टी, ये गढ़वा और पलामू के पठार में पाया जाता है। धूसर और पीली मिट्टी। ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उर्वरता मध्यम से उच्च, खेती के लिए ठीक ठाक उपयोगी है ये। धूसर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? खाली ये याद रखना है आपको, गढ़वा और पलामू के पहाड़ में। ठीक है ना, धूसर मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। विषम जातीय मिट्टी, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है और सरायकेला में पाया जाता है। इसमें मध्यम उर्वरता है, यानी कि खेती किया जा सकता है। और यह उच्च स्थानों में पीला रहता है और निम्न स्थानों में यानी कि निचले स्थानों में काला और धूसर इसका रंग रहता है। ठीक है। और इसके दो जगह पे दो रंग के कारण
इसको विषम जातीय मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। कम उर्वरता वाली मिट्टी, धात्विक खनिजों का प्रभाव। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पश्चिमी सिंहभूम जो है वो धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है, और इसीलिए यहाँ की मिट्टी को धात्विक गुणों की मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। देखिए दोस्त, झारखंड के जो ऊंचे भूमि होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, टाड़ बोला जाता है उनको, भीटा बोला जाता है, बारी बोला जाता है, और बहारसी बोला जाता है। ये उन स्थानों का नाम है जो ऊंचा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्षेत्र हो गया और यहाँ पे ऊंचा एक जगह है, तो इसको बोलेंगे टाड़, भीटा, बारी या बहारसी। ये टाड़ तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद निचली भूमि को क्या क्या कहा जाता है? देखिए, दोन कहा जाता है, बहियार कहा जाता है, गढ़हा कहा जाता है, कनारी कहा जाता है, घोघरा कहा जाता है, चोरू और जाह कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ठीक है ना, ये इसलिए ये सब लाया गया है यहाँ पर। अब देखिए, पंकीली मिट्टी जो है उनका स्थानीय नाम क्या है? देखिए, गोबरा, चीटा, हासा, केवाल, नगरा और हलमाद, ये पंकीली मिट्टी का स्थानीय नाम है, ठीक है। ये जो पंकीली मिट्टी है इसमें चिकनापन ज़्यादा होता है और पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। दोमट मिट्टी जो हमने पढ़ा उनका स्थानीय नाम क्या है? देखिए, लोबो, चरका, खैरसी, बालसुंदर और आहसा। ये सबसे संतुलित और उपजाऊ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, ठीक है। अब देखिए, बलुई मिट्टी, ये भी हमने पढ़ा, इनका स्थानीय नाम क्या है? देखिए, बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा। देखिए तो ये जो मैंने नोट्स तैयार किया है, इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जलोढ़ मिट्टी झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी है, सबसे नया मिट्टी, ठीक है। साहेबगंज और पाकुड़ में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण गंगा नदी द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ में जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? तो वो गंगा नदी के कारण होता है, ठीक है। झारखंड में प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 1 से 10 टन मिट्टी का विनाश यानी मृदा अपरदन के कारण होता है, ठीक है, 1 से 10 टन। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी सीमांत क्षेत्र और मध्यवर्ती पठार क्षेत्र। झारखंड में सबसे अधिक पीली मिट्टी पलामू में पाई जाती है, पीली मिट्टी पलामू, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका मिट्टी कंप्लीट। इस नोट्स का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां पे जा करके आप खाली इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपका मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप झारखंड के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनसे ये यही सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, वहाँ से आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।